कल और आज के 2 दिन का एनआरडब्ल्यू का ये 18वां त्रैवार्षिक अधिवेशन का समापन समारोह यहाँ पर हो रहा है। नवनिर्वाचित अपने डायनामिक जनरल सेक्रेटरी श्री अतुल देशपांडे जी से मैं विनती करूँगा कि इस अधिवेशन का वो समापन करें। आज रात का डिनर गोल्डन टावर में होगा, यहाँ पर नहीं है। एनआरडब्ल्यू के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हेमेश भाई पटेल, वर्किंग प्रेसिडेंट एम ए बापट जी, संगठन मंत्री सूर्य कुमार जी, राम सुब्रमण्यम जी, रेसिडेंट सेक्रेटरी ज्ञानेश परांजपे, अन्य पदाधिकारी, स्पेशल इन्वाइटीज, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और इस अधिवेशन हेतु आए प्रतिनिधि बंधु भगिनी। एक्चुअली मेरा रिटायरमेंट के लिए केवल 1.5 साल बचा हुआ है। मैंने और बापट जी ने भी यह कहा था कि इस वक्त हमें कोई भी पोस्ट आप मत दीजिए, लेकिन एनआरडब्ल्यू के अन्य पदाधिकारियों ने यह कहा कि नहीं, आपको और एक टर्म। आप बात कर लीजिए, मैं रुकता हूँ 2 मिनट। आप लोगों को हमारे साथ एक टर्म रहना है और इसलिए संगठन का जो आदेश था उसे मानकर हम लोगों ने इस जिम्मेदारी स्वीकारी है। कल से हमारा यह अधिवेशन यहाँ पर शुरू है और अभी वह समाप्ति की ओर जा रहा है। अधिवेशन किस हालत में लिया गया, स्थिति कैसी थी, उसकी जानकारी आपको कल मिली। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा चेन्नई की पूरी टीम को, जिन्होंने संख्या कम होने के बावजूद जितना हो सके उतनी अच्छा व्यवस्था करने का प्रयास किया। कुछ कमियां उसमें है, इसमें दो राय नहीं है। जो व्यवस्था उनके हाथ में नहीं थी, दूसरे के ऊपर वे निर्भरित थे, उस व्यवस्था में कुछ कमियां हैं। हम उसके लिए इन लोगों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम नए प्रदेश में हैं, इसलिए इस व्यवस्था के साथ हमें एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगा। कुछ लोगों को शायद बुरा भी लगा होगा कि व्यवस्था अच्छी नहीं है। एनआरडब्ल्यू की तरफ से मैं आप सबकी माफ़ी मांगता हूँ कि अगर व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो आप यहीं पे भूल जाइए और जो अच्छे क्षण आपने इस अधिवेशन में गुजारे उसको लेकर अपने साथ जाइए। कल से हम लोगों ने विभिन्न विषयों के ऊपर यहाँ पर चर्चा की। पिछले 3 सालों में एनआरडब्ल्यू ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए, एक चार्टर का लंबा संघर्ष हमने किया, उसको भी हमने सफलता प्राप्त की। सेकंड पेंशन ऑप्शन हमें मिला और इस सभी विषयों में एनआरडब्ल्यू की भूमिका क्या थी। एनआरडब्ल्यू ने जो 14 संगठन है, एनआरडब्ल्यू की भूमिका और बाकी अन्य संगठन, इसका भी कंपैरिजन कहीं तो भी करने की आवश्यकता है। जो संगठन अपने आप को मेजॉरिटी मानता है, उसने पिछले 7 सालों में, जब से ये मोदी जी का गवर्नमेंट आया है, वे एक बार भी एमओएस फाइनेंस के साथ या फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एक बार भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। हमारा इंडस्ट्री क्योंकि एमओएस फाइनेंस या मिनिस्ट्री के साथ रिलेटेड है, हमारे जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो पेंशन ऑप्शन का रहे,
चाहे वेज रिवीजन का रहे, हमें एमओएस फाइनेंस के साथ अप्रोच करना पड़ता है। एनवाईडब्ल्यू छोड़ के एलआईसी में जितने संगठन है उसमें से एक भी संगठन ने मिनिस्ट्री के साथ कांटेक्ट नहीं किया है। और इसलिए हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि सेकंड पेंशन ऑप्शन और ये बहुत अच्छा वेज रिवीजन जो हमें मिला है उसका पूरा का पूरा श्रेय एनवाईडब्ल्यू को जाता है। आप सभी ने, एनवाईडब्ल्यू ने जो जो प्रयास किए, एनवाईडब्ल्यू ने आप लोगों को जो जो आह्वान किया था उसको आपने जिस तरीके से सपोर्ट किया, इसलिए आप भी सभी धन्यवाद के प्राप्त हैं। संगठन के लिए सबसे बड़ा प्रश्न हम कह सकते हैं कि हमारी सदस्यता है, मेंबरशिप है। पिछले 25 साल से एलआईसी में क्लास 3 का रिक्रूटमेंट नहीं था। 93 में एक बड़ी रिक्रूटमेंट हुई, 95 में एक ओबीसी का रिक्रूटमेंट हुआ और एक 97 में एक एससी एसटी का रिक्रूटमेंट हुआ। उसके बाद एलआईसी में रिक्रूटमेंट नहीं था। एनवाईडब्ल्यू के अथक प्रयास से हमने मैनेजमेंट के ऊपर थ्रू मिनिस्ट्री प्रेशर लाया और ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ कि मैनेजमेंट को रिक्रूटमेंट करना पड़ा। आपको पता होगा कि पिछले 10 सालों में मैनेजमेंट ने यही कहा है कि हम मोबिलिटी लाएंगे, हम स्टाफ फार्मूला लाएंगे, डिवीजन में जितने कर्मचारी है उसकी संख्या कम करेंगे। एनवाईडब्ल्यू ने लगातार संघर्ष किया और आज की स्थिति में भी क्लास 3 में एनवाईडब्ल्यू ने एलआईसी में मोबिलिटी नहीं आने दी है। बैंकिंग, जनरल इंश्योरेंस, जहां पर हम अभी नहीं पहुंचे हैं, वहां पर पिछले 10 साल से मोबिलिटी है। केवल और केवल एनवाईडब्ल्यू की वजह से एलआईसी में अभी तक मोबिलिटी नहीं आई। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस का हम सब लोगों ने काफी प्रयास किए, काफी जगह पर कोचिंग क्लासेस ली गए, मार्गदर्शन किया गया। नतीजा ये हुआ कि हमें अच्छी मेंबरशिप मिली है। जिस प्रकार हमारे इंडस्ट्री में यंग ब्लड आया है, उसी प्रकार हमारे इंडस्ट्री में और हमारे यूनियन में भी यंग ब्लड आया है। अभी हमने देखा कि लगभग 50 नए मेंबर्स इस अधिवेशन में भी आए। उनकी तरफ हम एनआरडब्ल्यू के भावी लीडर्स के माध्यम से भी देख सकते हैं। अलग अलग रेजोल्यूशंस कल पास हुए। वेज रिवीजन होने के पश्चात जो भी समस्या अभी हमारे इंडस्ट्री में है, बहुत से ऐसे डिविजन्स है जहां पर 25-26 ब्रांचेस है। एक उदाहरण नागपुर डिवीजन का मैं दूंगा। 26 ब्रांचेस है, डिवीजन में 17 या 18 डिपार्टमेंट है, लेकिन परमानेंट स्टाफ 3 या 4 है। हमारी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन, जैसा कि हम सब कहते हैं, वहां पर यह स्थिति है कि ब्रांच में हमारे पास क्लास 4 नहीं है। एलआईसी मैनेजमेंट ने टेम्पररी डेलीवेजेस लेने के लिए मना कर दिया है। तो किस प्रकार से हमारी इंडस्ट्री चलेगी, इसके ऊपर हमने कल एक प्रस्ताव पारित किया। क्लास 3 का जो रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट ने निकाला था 8,000 एंड थोड़े अबाव वैकेंसीज, बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग मीटिंग हुआ, उसमें मैनेजमेंट ने कहा कि 5,000 समथिंग लोग ज्वाइन हुए हैं, उसमें से भी कुछ छोड़ के चले गए। आज की स्थिति में भी एलआईसी में असिस्टेंट की काफी आवश्यकता है। 2024 तक एलआईसी में मास रिक्रूटमेंट है, मास रिटायरमेंट है। एक एक डिवीजन से 100 लोग रिटायर्ड हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर नया ब्लड नहीं आएगा तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो है उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है। इसलिए हमने जो रिजोल्यूशन पास किया कि हमारे इंडस्ट्री में इमीडिएट क्लास 3 और क्लास 4 का रिक्रूटमेंट होना चाहिए। क्लास 4 की जो समस्या है काफी भयानक है। पिछले 15 सालों से जो लोग हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको क्लास 4 का मिनिमम वेजेस जो है, स्टार्टिंग बेसिक, उसके ऊपर उनको काम करना पड़ता है।
उनकी भी काफ़ी समस्याएं हैं। कोरोना काल में वो टेम्पररी जो क्लास 4 थे उसमें से काफ़ी एम्प्लॉयज़ का देहांत हो गया, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसलिए हमने एमओएस फाइनेंस के साथ इस विषय के ऊपर भी फॉलोअप लेना चालू किया। हमारे मुंबई के रेसिडेंट सेक्रेटरी ध्यानेश जी परांस पे जब जब एमओएस फाइनेंस मुंबई में जाते हैं अपना डेलीगेशन लेके, केवल इसी विषय के ऊपर उनका कहना है कि आप इसके बारे में कुछ तो भी करेंगे। मैनेजमेंट बहुत अड़ामंट है। आज की स्थिति ऐसी है कि एलआईसी मैनेजमेंट, कोई भी यूनियन हो, मैनेजमेंट को जो करना है उसको करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। हम अपोज करते हैं, इसलिए थोड़ा उसको रोक देते हैं। मैनेजमेंट के बीच में केवल एनओआरडब्ल्यू ही एक हर्डल है कि हम मैनेजमेंट को जो चाहे वो नहीं करना दे रहे हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एनओआरडब्ल्यू की ताकत नहीं बढ़ेगी तब तक मैनेजमेंट अपने इंडस्ट्री में मनमानी करेगी। बहुत अलग अलग उदाहरण मैनेजमेंट देती है। अभी आईपीओ आने वाला है तो ये इंस्ट्रक्शंस आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। कई डिविजन्स में अभी हमें 5 days वीक आया है, लेकिन क्लास 1 ऑफिसर्स को मैनेजमेंट ने कहा कि आपको सैटरडे और संडे को भी आना पड़ेगा। जब मैनेजमेंट ने ऑफिशियली 5 days वीक दिया है तो उनको सैटरडे संडे बुलाने की आवश्यकता नहीं है। एनओआरडब्ल्यू ने इसका अपोज किया है। जहां जहां एनओआरडब्ल्यू के साथ क्लास 1 है उन्हें कोई समस्या नहीं है। एनओआरडब्ल्यू के अलावा बाकी संगठन में जो लोग हैं वे हमें फोन करते हैं, सर हमें थोड़ा इसमें से निकालिए बाहर। अभी बीच में एक समस्या मेरे सामने आई थी। साउथ जोन का ये एक सीनियर ब्रांच मैनेजर था। मैनेजमेंट ने बीच में एक सर्कुलर निकाला है कि सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर आपको कोई भी लिखना नहीं है। वो सीनियर ब्रांच मैनेजर, उसने टेलीग्राम का उनका एक ग्रुप था 2200 लोगों का, उसमें उन्होंने कोई पोस्ट किया। उसमें उसने ऐसा लिखा था कि मैनेजमेंट के जो डिसीजन है वो गलत है, ऐसा है वैसा है, हमें काफ़ी देर रात तक काम करना पड़ता है। किसी ने तो भी उसका जो लेटर है मैनेजमेंट के पास भेजा। मैनेजमेंट ने उसको एक्सप्लेनेशन मांगा। एक्सप्लेनेशन देने के पहले ही और उसने एक लेटर पोस्ट किया। मैनेजमेंट ने अभी 15-20 दिन पहले उसके 3 इंक्रीमेंट, आगे के लिए उसको 3 इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी 3 साल तक, ऐसा उसने डिसीजन लिया और एसबीएम से उसको एओ तक उसका डिमोशन किया। यह स्थिति हमारे इंडस्ट्री में आ रही है क्योंकि क्लास 1 लोग ज्यादा यूनाइटेड नहीं है, इसके वजह से यह स्थिति है। क्लास 3 के बारे में मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेने के लिए 100 बार सोचेंगी। इसलिए मेरा आपसे आह्वान है, कल हमारे वेस्टर्न जोन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि एनओआरडब्ल्यू अगर आगे बढ़ाना है तो हमें क्लास 1 में जाके उनका मेंबरशिप लेना पड़ेगा, उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, उनको हमारे फैमिली का मेंबर बनाना पड़ेगा। हमारे लिए बहुत विस्तार के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें हम जा सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज जो हमारे इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं उसके बारे में हमें एक स्ट्रैटेजिक मूव लेना पड़ेगा। लोगों के बीच में एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि एनओआरडब्ल्यू जब तक है तब तक मैनेजमेंट एनओआरडब्ल्यू के किसी भी मेंबर के ऊपर इनजस्टिस नहीं करेगा। यह विश्वास हमें कार्यकर्ताओं में जाके जगाना है। इस अधिवेशन से जाने के बाद हमें इसी विषय को लेके सभी ब्रांचेस में, डिविजन्स में काम करना है। जैसा पिछले टाइम मोबिलिटी स्टाफ फार्मूला ये विषय आए, 2 साल पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नया विषय सामने आया, एलआईसी का आईपीओ मार्केट में आएगा। जिस दिन से ये बजट सेशन में ये विषय आया तब से एक ऐसा माहौल खड़ा हो गया। अभी भी कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर हमको पूछते हैं क्या अपनी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी?
जितनी नेशनलाइज्ड बैंक्स है सबका आईपीओ आया है। कौन सी नेशनलाइज्ड बैंक बंद हुई? हमारे यहाँ हम ऐसे कहते हैं कि सोसाइटी का क्रीम हमारे इंडस्ट्री में आता है। जनरल किसी आदमी ने अगर पूछा तो बात अलग है। सोसाइटी का क्रीम अगर हमारे इंडस्ट्री में है, हम लोगों ने भी थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट, कल प्रहलाद जी ने बोला है कि गवर्नमेंट की जो नीतियां है वो भारत के खिलाफ नहीं है, और इकोनॉमिक चेंजेस जो 1990 से आए हैं तो उसमें एक ही इंडस्ट्री केवल बचेगी, बाकी सब के इसमें रिफॉर्म्स हो गया, ऐसा भी नहीं। हमारे घर के अंदर भी तो बदलाव होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, विश्व की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो हम ये कैसा सोचेंगे कि हमारे इंडस्ट्री में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए हमें जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं उसका स्टडी करने की आवश्यकता है। कल प्रहलाद जी ने बहुत एक वाक्य बताया कि कोई भी विषय आपदा है ऐसा हम सोचना नहीं चाहिए। हो सकता है उसका हमें फायदा भी हो। तो जो आईपीओ का विषय पिछले 2 साल से हमारे इंडस्ट्री में है, उसके बारे में हमें फर्म स्टैंड लेने की आवश्यकता है। उद्घाटन सत्र के बाद हम लोग प्रहलाद जी के साथ बैठे थे बाजू के रूम में। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप सभी चीजों का स्टडी कीजिए। खाली आने के बाद इमीडिएट हमने अपोज किया है, हम अपोज करेंगे, अपोज करने के बाद शेयर दिया, उसके बाद क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप जो भी विषय आपके इंडस्ट्री के बारे में मैनेजमेंट या मिनिस्ट्री डिसीजन लेती है उसका स्टडी कीजिए। उसमें अगर कुछ वीक पॉइंट्स है, आपको अगर लगता है कि इसका कर्मचारी के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है, वो पॉइंट्स लेके आप हमारे साथ आइए, हम गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आईपीओ की वजह से किसी कर्मचारियों का नुकसान होगा ऐसा गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद ये स्पष्ट मैसेज जाना चाहिए कि आईपीओ के कारण किसी भी कर्मचारी का कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। 15 दिन पहले शायद सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो है उनका एक्चुअली फरवरी में स्ट्राइक था, उन्होंने भी वो डेफर करके मार्च में रखा है। एनओआईडब्ल्यू का कोई भी यूनिट किसी भी स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं होगा। आईपीओ के लिए कोई अन्य यूनियन अगर आपको कहती है तो उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि एनओआईडब्ल्यू का स्टैंड यही है कि गवर्नमेंट की जो नीति है उसको सपोर्ट करेंगे, अगर कुछ खामियां है उसका विरोध भी करेंगे। यह स्पष्ट मैसेज एनओआईडब्ल्यू का सभी मेंबर्स ने अपने ब्रांचेस में देना चाहिए। $53 ईयर्स हमारे संगठन को हुए। 1969 से लेकर हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े कार्यकर्ताओं ने अपने कंधों पर इस संगठन का भार उठाते हुए आज हम स्थिति पे आए। आगे समस्याएं काफी गंभीर है। हम सबका पता है कि 1969 में या एलआईसी में यूनियंस का फॉर्मेशन क्यों हुआ था? जब इंडस्ट्री चालू हुई तो काफी विक्टिमाइजेशन हो रहा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से इसको फेस करना है, और इसलिए सब लोगों ने मिलकर यूनियन का निर्माण किया। यूनियन के माध्यम से अपनी समस्या मैनेजमेंट के पास वो लेके गए, उसको सुलझाने का प्रयास किया। विक्टिमाइजेशन, देन यूनियन, फिर यूनियन को स्ट्रांग किया। साइकिल वही चल रहा है। अभी फिर से विक्टिमाइजेशन का युग आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा एक फर्क है। पहले जब विक्टिमाइजेशन होता था तब हमारी यूनियन काफी स्ट्रांग थी। किसी का टेबल यहां से अगर वहां भी करना है तो भी यूनियन को पूछे बगैर मैनेजमेंट की ताकत नहीं थी कि उसका टेबल बदले। इसलिए यूनियन के ताकत के ऊपर हमने किसी के ऊपर भी विश्वास, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने दिया। लेकिन आज की स्थिति थोड़ी अलग है। आज मैनेजमेंट फिर विक्टिमाइजेशन करने के ऊपर तुली हुई है। आज संगठन की स्थिति क्या है? मैं केवल एनओआईडब्ल्यू की बात नहीं कर रहा,
हमारे इंडस्ट्री में जो बाकी भी संगठन है उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति ऐसी है और मैनेजमेंट ने पिछले 10-15 साल में ऐसी स्थिति का निर्माण किया कि एलआईसी में यूनियन की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोगों को इंडिविजुअल ऐसा लगता है कि अगर मैंने मैनेजमेंट के साथ हाथ मिला लिए तो मेरे इंडिविजुअल काम मैं कर लूंगा, और इसलिए ये आज की स्थिति का निर्माण हुआ है कि मैनेजमेंट जो चाहे उस प्रकार से काम कर रही है। हमें हमारे मेंबर्स का हित अगर प्रोटेक्ट करना है, मैनेजमेंट के साथ स्ट्रगल करना है, उस स्ट्रगल के पीछे अगर हमारी पूरी ताकत लगाना है तो हमें हमारे संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। कल ऑर्गेनाइजेशनल मैटर में इसके ऊपर काफी चर्चा हुई। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने जो सजेशंस दिए वो काफी अच्छे सजेशंस थे। कई सालों से एनओआरडब्ल्यू का या जेडओआरडब्ल्यू का या डिवीजन लेवल पर स्टडी क्लास हमने नहीं लिया। उसकी वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन नहीं हुआ है सत्य है। हमारे संगठन की विचारधारा क्या है? हम एलआईसी में पिछले 53 इयर्स जो संगठन चला रहे हैं, किस लिए चला रहे हैं, इसके बारे में भी हमारे जो एक्टिविस्ट है, हमारे जो ऑफिस बेरर्स है, उनके बीच में एक मैसेज जाना चाहिए। उनको पता चलना है कि बाकी संगठन से एनओआरडब्ल्यू अलग कैसा है। और इसे स्टडी क्लास का जो विषय आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगामी 3 साल का रोड मैप हम लोगों ने तैयार करना चाहिए। जब 25 में हमारा कॉन्फ्रेंस होगा, इन 3 साल में हमें क्या करना है, और उस हिसाब से हम लोगों ने 3 साल का पूरा प्लानिंग करके, पहले क्योंकि प्लानिंग आवश्यक है, जब तक हम प्लानिंग नहीं कर सकते हम आगे नहीं बढ़ सकते। एनओआरडब्ल्यू ऑफिस बेरर्स ने इमीडिएट मीटिंग लेके पूरे 3 साल का प्लानिंग करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हो इसके बारे में विचार करना, डिसीजन लेना और बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये बहुत आवश्यक है। कल भी एक विषय आया था कि अभी काफी लोग इमीडिएट रिटायर्ड होने वाले हैं। हम भी बहुत बार ऐसा कहते हैं कि अभी पहले जैसा काम हम नहीं कर सकते। 2 उदाहरण मेरे सामने। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका उम्र कितना है, फिर भी दिन के 19-20 घंटे वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति 80 साल में वो राष्ट्रपति बने। उनमें कितनी ऊर्जा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मुझे भी काम करने में क्षमता नहीं है, हम लोगों ने ये दोनों के पिक्चर अपने आंखों के सामने लाना चाहिए। ये अगर कार्य कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एनओआरडब्ल्यू ने आपको कभी भी ऐसा नहीं बोला कि आपको साल भर एनओआरडब्ल्यू का काम करना है। 1 हफ्ते में 1 घंटा भी अगर आपने दिया, 1 आवर भी अगर आपने दिया, तो डिवीजन लेवल पे हमारा कार्य सुचारू रूप से हो सकता है। डे टू डे एक्टिविटी में क्या क्या घटना हमारे इंडस्ट्री में, हमारे डिवीजन में घटी है, क्या क्या घटना हमारे ब्रांच लेवल पर हुई है, इसका जायजा हम 5 मिनट 10 मिनट के लिए चाय के लिए जाएंगे ना, वहां पे भी ले सकते हैं। हमारा कार्यकर्ता कैसा सजग होना चाहिए। कुछ संगठन ऐसे है कि वहां के मेंबर्स, एक मेंबर के पास प्रेस की एजेंसी थी पेपर बांटने की। एलआईसी में काम कर रहा था, लेकिन उसके घर में किसी भाई के नाम पे उसकी एजेंसी थी। सब सुबह 1-1.5 घंटा पेपर बांटने के बाद उसके पास जो जो पेपर रहते थे उसमें वो देखता था कि एलआईसी के बारे में इसमें कोई न्यूज़ है क्या, फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई वक्तव्य दिया है क्या। अगर ऐसा कुछ है तो उसके फोटोग्राफ निकाल के वो अपने जनरल सेक्रेटरी को व्हाट्सएप करता था कि ये डेवलपमेंट आज अपने इंडस्ट्री के बारे में या फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में हुई है। मैंने अगर आपको काम करना है तो आप किसी भी दिशा में काम कर सकते हैं। मैंने उसका इश्यू ध्येय ये था कि छोटी सी छोटी घटना मेरे जनरल सेक्रेटरी को पता चलना चाहिए, उसके बाद वो क्या डिसीजन लेंगे बात अलग है। तो इस प्रकार से मुझे क्या करना है, मैं संगठन के लिए क्या दे सकता हूं। संगठन तो आपके लिए बहुत सारा करते हैं। कोई भी संगठन ये नहीं चाहता है कि उसके मेंबर के ऊपर कोई अन्याय हो। जहां तक हो सके उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की संगठन कोशिश करता है। इसलिए किसी के भी दिल में यह नहीं आना चाहिए कि यूनियन ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। 3 साल में 1 बार भी 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 नहीं किया। 3 साल में 1
पॉसिबल नहीं है तभी काम नहीं होता, अदरवाइज अपना हर यूनिट अपने मेंबर के जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। एलआईसी मैनेजमेंट ने कुछ अमेंडमेंट स्टाफ रेगुलेशन में किए, उसका ब्यौरा भी अधिवेशन में आया और हम जब टूर पे गए थे तब भी वो विषय सामने आए थे। आजकल डिसिप्लिनरी एक्शंस, शोकॉज नोटिसेस, ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर मैनेजमेंट दे रही है। और वो अमेंडमेंट जो हुई है उसमें ऐसा कहा गया है कि माइनर पनिशमेंट, मिनिमम पनिशमेंट अगर देना है उसके लिए इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। इसके वजह से काफी प्रॉब्लम्स पैदा हुए। हमने कल प्रहलाद जी के साथ इसके बारे में बात किया तो उन्होंने ऐसा कहा कि आपका ये अधिवेशन होने के बाद 1-1.5 माह के बाद आपके इस बारे में जो भी समस्याएं है, इंडस्ट्री के बारे में जो भी समस्याएं है वो लेकर आप दिल्ली आइए। एमओएस फाइनेंस के साथ मैं भी उसमें रहूंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। इसका दूसरा अर्थ ये है कि प्रहलाद जी ने हमारा एमओएस फाइनेंस के साथ चैनल बना दिया है। हम लोग निश्चित तौर पर जो असाधारण कार्य है, जो नहीं हो सकते हैं, उसको भी पूरा करने की कोशिश आगामी 3 सालों में करेंगे। प्रहलाद जी ने हमें पूरा सहकार्य देने की बात कही है। अभी प्रश्न हमारा है कि हम इसका कितना फायदा लेते हैं। पिछले 2 साल से हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन जो है लगभग खत्म हो चुका है। मार्च 2020 के बाद हमारे देश में जो स्थिति का निर्माण हुआ उसके वजह से ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग्स ये सब चालू हुई और हमारा कांटेक्ट थोड़ा कम हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक आधा मैसेज डाला लेकिन लोग कभी देखते नहीं है, कभी वो कार्यक्रम होने के बाद देखते हैं, बाद में फोन करते कि सॉरी यार मैं नहीं आ सका। संगठन को अगर अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना है तो हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स जो है उसके ऊपर ही संगठन चल सकता है। हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि संगठन में ये देखिए, ये पीपल का संगठन है, लोगों का संगठन है। उसमें कोई अगर डिसीजन हुआ तो किसी को शायद कभी बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को ऐसा लगेगा कि मुझे नीचा दिखाया गया, किसी को ऐसा लगा कि मुझे फेवर किया गया। लोगों का संगठन है। हमारे घर में भी ऐसा होता है कि कोई विषय जो है किसी बच्चों को अच्छा नहीं लगता, किसी को उसको लगता है कि मेरे बड़े भाई को फेवर किया। वैसा ही हमारे एनओडब्ल्यू फैमिली में। तो हमें इस सारी बातों को ध्यान में रखना है। पर्सनल क्लैशेस अगर है तो उसमें रहना। मतभेद एखादे विषय के ऊपर हो सकते हैं लेकिन किसी भी कार्यकर्ता ने किसी के बारे में भी मतभेद नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे हमारी जर्नी को लेके जाना है। प्रहलाद जी बार बार कहते हैं संकल्प में विकल्प नहीं है। एनओआरडब्ल्यू के भी सभी लोगों ने इस बारे में विचार करना चाहिए। हमने जो संकल्प किया है आगामी 3 साल के लिए हम संकल्प करेंगे, उसमें किसी ने भी नहीं यार मुझे वो वर्चुअल मीटिंग नहीं आता है, दुनिया कहाँ जा रही है इसके बारे में आप सोचिए। और जब हम ये कहते हैं कि क्रीम हमारे इंडस्ट्री में है तो जो जो चेंजेस हमारे इंडस्ट्री में बाहर हो रहे हैं उसको भी हमने पढ़ना चाहिए, उसको भी हमने ध्यान में लाना चाहिए। और इन सब विषयों को लेकर हमारे बीच में कोई भी मतभेद न हो। मतभेद हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी डिवीजन में किसी भी कार्यकर्ताओं के साथ मतभेद नहीं होना चाहिए। हमारा टीम ब्रांच लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, जोनल लेवल पर, एनओआरडब्ल्यू लेवल पे जितना हम सशक्त करेंगे उतना हमारा एनओआरडब्ल्यू का जर्नी आगामी 3 साल में आगे बढ़ेगा। और इसके लिए आप सब लोग हमें सहकार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।